हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आप इस वीडियो के जरिए एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन आपको पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका पर्सनली है 1.2 और पर्सनली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वन क्वेश्चन है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा गुणनफल के रूप में। 140 का आपको निकालना है, ठीक है। तो ये 140 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 140 का, यहाँ पर ऐसे लिखना है 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो अगर आपको गुणनखंड तुड़ना नहीं आता होगा, ये तो वो होता ही नहीं है, ये तो मतलब कि हो ही नहीं सकता कि आपको 10th में जाकर गुणनखंड तुड़ने नहीं आता होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये 140 हो गया, 140 हो गया, तो ये गुणनखंड तुड़ेंगे 2 से तो ये 70 बार में जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 35 बार में जाएगा, फिर हम 5 से इसको तोड़ेंगे तो 7 बार में जाएगा। इसका मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, फिर इक्वल टू 2 का पावर ये 2 हो जाएगा और गुणे 5 गुणे 7। ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब कि इसका मतलब गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बनाए वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है वो आप निकालिएगा, ठीक है। ऐसे ही बस आप 156 का गुणनखंड तोड़ना है और जिसका मतलब जितना पावर होगा उसका उतना पावर रखकर आप उसका आंसर लिख देना, वहीं पर उसका आंसर। ऐसे में तो इसका आंसर यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो बार है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 5 1 बार है तो 5 हो जाएगा, 7 1 बार है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपको 156 का गुणनखंड निकालना है और इसमें 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन आप बना लेना, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 चलता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप सबसे पहले पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम है। दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एलसीएम है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको आगे बताऊंगा। दो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब 26 और 91 का गुणनफल बराबर होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होना चाहिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे बनाना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन 3 है, लेकिन मैं आपको एक बताऊंगा, 2 आप बनाइएगा क्योंकि ये काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और 2 क्वेश्चन आपके लिए दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला 26 और 91 का आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला होगा 26 और 91, ये 26 हो गया और ये 91 हो गया। तो 26 और 91 को आपको निकालना है। तो कैसे आप लोग निकालोगे, ठीक है। तो कैसे आप लोग निकालोगे, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 26 का यहाँ पर लिखना 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये खंड हो जाएगा। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 26 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा 2 × 13, 13 दूना 26, ये तो इतना ही हो जाएगा, अब इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि 2 × 13 यानी कि 26 हो जाएगा। अब ऐसे 91 को आपको 91 का अभाज्य गुणनखंड, तो 91 क्या होगा, 13 7 91, 13 गुणे 7 गुणे 13, तो 13 7 91, 13 7 91 हो जाएगा। तो 26 और 91 दोनों का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकल गया। तब आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो कैसे आप लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, इसलिए एचसीएफ कितना 26 और 91, 26 और
91 का एचसीएफ क्या आ जाएगा। तो दोस्तों एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों इन दोनों में देखिएगा, दोनों को अभाज्य गुणनखंड में देखिएगा कि दोनों में कॉमन क्या है, और कॉमन में सबसे पावर कम किसका है। तो मान लेते हैं इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं है। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो दोनों में 13 कॉमन मिल गए। लेकिन दोनों का पावर देखिए, सबसे पावर कम किसका है, इसका पावर कम है कि इसका पावर कम है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका मतलब हम कोई भी ले सकते हैं, इसलिए हम 13 ले सकते हैं। 13 का पावर 1 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 आपका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 26 और 13 का, 26 और 91 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों देखना, जो जो दोनों में कॉमन होगा उसमें से एक लेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा उसमें से एक लेंगे। जैसे मान लेते हैं इसका पावर 2 हो गया और इसका पावर 1 हो गया, तो दोनों में 13 कॉमन है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा पावर होगा वही हम लेंगे एलसीएम में। तो यहाँ पर दोनों में 13 कॉमन है और दोनों में पावर सेम है, तो एक ही हम कोई ले सकते हैं, कोई एक ले सकते हैं। तो 13 ले लिए, फिर 2 ले लिए, फिर 7 ले लिए, तो तीनों में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, तो तीनों में हम जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 182, यानी कि 182 मिलेगा, 182 मिलेगा। तो अब जांच कैसे करेंगे कि ये सत्य है कि असत्य है, तो यहाँ पर लिखना जांच, यहाँ पर क्या लिखना है, जांच। तो जांच में कैसे हम जांच करेंगे, तो जांच में लिखना, जांच में चूंकि कह रहा है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर गुणनफल लिख दीजिएगा, गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम 182 है, और गुणे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 13 है, इक्वल टू दो संख्या कितना है, 26 और 91 है, 26 और 91। तो इन दोनों में गुणा कीजिएगा तो कितना मिलेगा, दोनों में गुणा करने बाद 23 66 मिल रहा है, और इसमें भी गुणा कीजिएगा तो 23 66 मिलेगा। इसका मतलब कि एलसीएम हमारा सही है, और एलसीएम और एचसीएफ का जो भी आंसर मिला है वो हमारा सत्य है। इससे हमारा मतलब पूरा हो जाता है कि यहाँ पर हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही है। ठीक है, क्या है, दोनों सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 3 यहाँ पर देखिए, क्या आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर अब आपको 3 देखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चन 3 पढ़िए और 3 पढ़िए क्वेश्चन। यहाँ पर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे बनाए, क्वेश्चन नंबर मतलब जैसे सेकंड बना है वैसा ही आपको थर्ड बनाया, लेकिन इसमें उस क्वेश्चन नंबर सेकंड में जांच करना है, इसमें जांच नहीं करना है, बस यही फर्क है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक बता देते हैं ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और आसान भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। 21 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा, 12 का अभाज्य, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा, गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 का पावर 2 गुणे 3। ठीक है, ये तो आपका 12 का हो गया। अब वैसे ही आपको यहाँ पर 15 का निकालना है। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू 5 हो जाएगा। और वैसे ही आपको 21 का निकालना है। 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 21 का होगा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 हो गया। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखना कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कितना कितना का 12, 15 और 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में यहाँ पर कॉमन देखिए क्या है, तो तीनों में यहाँ पर कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, हमको बताइए। देखिए यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, और 15 में 3 और 21 में भी 3, यानी कि तीनों में 3 3 कॉमन है, और तीनों का पावर सेम ही है, तो एक हम 3 लिख सकते हैं। एक 3 लिख देंगे तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब एलसीएम आपको कैसे निकालना, एलसीएम आपको कैसे निकालना होगा, 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में 3 कॉमन है, तो एक तो 3 निकल जाएगा, इंटू यहाँ पर 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 है, तो 5 तीनों में नहीं है कॉमन, तो एक 5 हो जाएगा।
7 भी तीनों में नहीं है तो एक 7 हो जाएगा, ठीक है। जब तीनों में रहता तो एक ही लेते, लेकिन एक ही में है तो हम एक ही लेंगे, ठीक है। एक ही में तो एक ही लेंगे। अब तीनों को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, अब आप गुणा करके हमको बताइए कितना मिलेगा। तो यहाँ पर ये 4 3 12 इंटू 35 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 420। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 420, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 420, ठीक है। अब इसमें का 2 क्वेश्चन बचा है, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, 17 23 और 29। 17 और 23 29 का एलसीएम आप एचसीएफ निकालिएगा तो तीनों में एक ही कॉमन होगा, एक एक, तो आपका यहाँ पर एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम आप गुणा करके देखिएगा। और यहाँ पर 8 9 और 25 को निकालना है। अब काफ़ी हल्का है, आप बना लेना, 2 क्वेश्चन इसमें बचा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए कि एचसीएफ 306 और 357 इक्वल टू 9 दिया है, और एलसीएम 306 और 357 ज्ञात करना है। मतलब इतना इतना का एचसीएफ 9 दिया है, और इसका इतना और इतना का एलसीएम आपको ज्ञात करना है कि कितना आएगा उसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कितना कहता है, थी एच सी एफ कितना दिया है, 306,657 का दिया है, 9 दिया है। और एलसीएम कितना कितना का निकालना है आपको, 306,657 का आपका एलसीएम निकालना है, कितना होगा। तो ये तो 9 दे दिया है इसका एचसीएफ, अब आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप 306 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, 306 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आप इसका तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 17, यानी कि 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 17 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 657 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, 657 का अभाज्य गुणनखंड। तो 657 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 इंटू 73, ठीक है। 3 इंटू 73 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का पावर 2 हो जाएगा इंटू 73 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब इसलिए यहाँ पर आप लिखिएगा, इसलिए यहाँ पर एच सी एफ ऑफ 606,657 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 तो दिया है पहले से। अब आपका इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 306,657 का। आप ऐसे इसको बना लीजिएगा। तो एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम देखिए आपको, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 का पावर 2, दोनों में कॉमन है, दोनों में 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 1 2 ले लेंगे, और किसी एक में 2 है तो 2 भी ले लेंगे, और 17 है तो 17 आ जाएगा, 73 है तो 73 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब सब में गुणा कीजिएगा तो 22,338 आपका आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, 22,338 आपका फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़कर आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, नहीं। क्यों नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 5 नंबर में देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ये आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना चूंकि 6 का पावर n इक्वल टू, यानी कि 2 इंटू 3 के पावर n इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n है। आप ऐसा कर सकते हैं। तो किसी भी यहाँ पर लिखना, भाषा में आपको लिखना पड़ेगा, किसी यहाँ पर लिखना, किसी भी n के लिए, किसी भी n के, यहाँ पर किसी भी n के लिए ये क्या हो जाएगा, किसी भी n के लिए 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य, ये क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड में संख्या क्या हो जाएगा, गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा, अतः 6 का पावर n भी प्रकृत संख्या n के लिए 0
पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ये आपका 5 नंबर का आंसर हो गया। आपको भाषा में लिखना पड़ेगा। क्या आपको भाषा में लिखना पड़ेगा कि जांच कीजिए कि किसी परिकित संख्या n के लिए 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो नहीं हो सकता है आपको लिखना है, ठीक है। तो क्यों नहीं हो सकता है आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे लिख देना, चूंकि 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n है। किसी भी n के लिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है, अतः 6 की पावर n भी परिकित संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और क्वेश्चन 6 पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये आपको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ पर लिखना क्योंकि, यहाँ पर डायरेक्ट लिखना क्योंकि, क्योंकि क्योंकि पहला क्या है, पहला में 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन लीजिएगा तो 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा, ठीक है। और दूसरा में कॉमन लीजिएगा तो आपको 5 दूसरा में कॉमन होगा, और 5 कॉमन लीजिएगा तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पर 13 और 5 जो है वो भाज्य संख्या, तो 13 और 5 संख्या है भाज्य संख्या, इसलिए तो भाज्य संख्या है, तो इसलिए तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है। यहाँ पर लिखना हाँ है, क्योंकि आप इतना लिखकर आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, आप यहीं पर इसका आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक, तो यहाँ पर मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी विधि द्वारा, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको किसी भी विधि द्वारा 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना। आप डायरेक्ट इस ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो 2 हो जाएगा 9, ये 6 हो जाएगा, और 3 से होगा तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 6 और 6 जगह 36 मिनट, आपका 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आपका 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। आप किसी भी विधि से आप इसका एलसीएम निकाल सकते, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसका एलसीएम निकाल सकते हो, और शॉर्ट कट में भी ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहना। अगर चाहते हो कि अगला एक्सरसाइज आपको पढ़ना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज जो कि 1.3 है, जिसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। ये सारा जानकारी मैं आपको अगले वाला वीडियो में दूंगा एक्सरसाइज 1.3 में। तब तक आप इस वीडियो को बने रहिएगा, और इस वीडियो को पूरा देख लियो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करो, ताकि आने वाला समय में आपको कोई भी मतलब कि पूछे तो आप इसका जवाब दे सको, ठीक है। तो क्या करेंगे अब आपको अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या फिर √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।